पिछली वीडियो में हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करना शुरू किया था। उसी में हम आज आगे करना शुरू करेंगे रूल नंबर 17 से। अगर आप एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी कर रहे हैं और आपको बुक्स चाहिए जिसमें क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स आप ले सकते हैं, या थ्योरी वाली बुक्स आपको चाहिए, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली बुक चाहिए, जिस तरह के क्वेश्चन हम वीडियोस में कर रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन बुक में देखने को मिल जाएंगे। या फिर आपने और अच्छे से तैयारी करनी है, क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। बुक्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर हमें इस नंबर के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। और हमने एक छोटी सी शुरुआत की है पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। इस जर्नी में ज़रूर आप भी हमारा हिस्सा बने। डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें और मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की। तो ये जर्नी जो हमने 1-2 पौधे लगाने से शुरू की है, इस जर्नी को हमने बहुत आगे लेकर जाना है। हमने लाखों की संख्या में ये पौधे लगाने हैं, तो ज़रूर आप भी हमारे साथ जुड़ें, उस जर्नी का हिस्सा बने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 17 है डिलीवरी ऑफ इनवार्ड मेल्स। इनवार्ड मेल्स कौन सी हो जाएंगी? जो मेल फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आती है। एड्रेसी ऑफ एन इनवर्ड फॉरेन पोस्टल आर्टिकल कॉल टू फॉर कस्टम एग्जामिनेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज। आवक विदेशी डाक वस्तुओं की सीमा शुल्क जांच और अन्य औपचारिकताओं के लिए प्राप्तकर्ता को कहाँ बुलाया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए जो भी डाक वस्तुएं आती हैं उनका वितरण सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस सभी के माध्यम से किया जाता है, लेकिन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में भी उनके वितरण की व्यवस्था की जाती है। तो जो भी आवक विदेशी डाक वस्तुएं होती हैं, फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए जो भी डाक वस्तुएं आती हैं उनकी सीमा शुल्क की जांच करना या अन्य औपचारिकताओं के लिए प्राप्तकर्ता को ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में बुलाया जाता है। Arrangements also exist for the delivery on a request of inward foreign articles at the to addressee who call there in connection with the custom examination or other formalities connected with the articles, provided acceptable proof of identity is produced by the addressee। प्राप्तकर्ता के लिए आवेदन पर विदेशी लेखों के वितरण की व्यवस्था किसमें की जाती है? अगर एड्रेसी या प्राप्तकर्ता आवेदन करता है तो वो डाक वस्तु का वितरण कहाँ पर ले सकता है? जिन्हें लेखों के संबंध में सीमा शुल्क की जांच और औपचारिकताओं के लिए डाकघर में बुलाया जाता है तथा प्राप्तकर्ता को पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर डाक वस्तु का वितरण किया जाता है। तो ये व्यवस्था कहाँ पे की जाती है? तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है लेकिन सेम सेंस है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में इस चीज़ के अरेंजमेंट किए जाते हैं। तो अगर प्राप्तकर्ता आवेदन करता है तो उसकी आवक विदेशी डाक वस्तु का वितरण उसे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में किया जा सकता है। रूल नंबर 18 है पीरियड ऑफ डिटेंशन एंड वेयरहाउसिंग चार्जेस। हिरासत की अवधि और भंडारण शुल्क। Foreign postal articles addressed as post arrestant may be detained in office of delivery for a maximum period of पोस्ट अरेस्टेंट के रूप में संबोधित विदेशी डाक लेखों को डिलीवरी कार्यालय में अधिकतम किस अवधि के लिए रोका जा सकता है? चाहे अंतर्देशीय डाक की बात करें, चाहे फॉरेन पोस्ट की बात करें, जब भी कोई आर्टिकल पोस्ट अरेस्टेंट के रूप में भेजा जाता है, अगर उसके लिए वीपी आर्टिकल मेंशन नहीं किया है तो वीपी आर्टिकल के अलावा कोई भी डाक वस्तु होगी, अगर उसे पोस्ट अरेस्टेंट के रूप में भेजा जाता है, 1 महीने की अवधि के लिए उसे ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोक कर रखा जाता है। वेयरहाउसिंग चार्जेस ऑन आर्टिकल्स relieved from addressee from if addressee fails to take their delivery within 7 days। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, 2 तरह से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि 7 दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता लेख का वितरण लेने में असफल रहता है तो कौन से दिन से उस लेख के ऊपर भंडारण शुल्क लिया जाएगा? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा।
8वें दिन से उसके ऊपर वेयरहाउसिंग चार्जेस लिए जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को पूछने का कि कौन से दिन के बाद, या पूछा जाता है किस दिन के बाद से इसके ऊपर वेयरहाउसिंग चार्जेस लिए जाएंगे, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 7th डे, कि 7वें दिन के बाद से, यानी कि 8वें दिन की शुरुआत से इसके ऊपर वेयरहाउसिंग चार्जेस लिए जाएंगे। दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ए फॉरेन आर्टिकल एड्रेस्ड एज पोस्ट रेस्टेंट, यदि किसी विदेशी डाक वस्तु को पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, वेयरहाउसिंग चार्जेस उसके ऊपर 8वें दिन से वसूल किए जाएंगे। इफ द एड्रेसी ऑफ एनी ऑर्डिनरी और वैल्यू पेएबल इनवर्ड फॉरेन पैकेट of printed papers or an inward foreign small packet fails to take delivery of it within 7 days following the date of its presentation, and if its weight is more than a warehousing charge at the rate per day commencing from the 8th day shall be collected from the addressee at the time of delivery। यदि मुद्रित कागजात के किसी सामान्य या मूल्यदेय आवक विदेशी पैकेट या फिर आवक विदेशी छोटे पैकेट का प्राप्तकर्ता इसकी प्रस्तुति की तारीख के बाद 7 दिनों के भीतर इसकी डिलीवरी लेने में विफल रहता है और इसका वजन कितने से ज़्यादा है, तो डिलीवरी के समय प्राप्तकर्ता से 8वें दिन से प्रतिदिन की दर से भंडारण शुल्क लिया जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ आएगा 500 ग्राम्स। किस किस की बात की है? ऑर्डिनरी या वैल्यू पेएबल इनवर्ड फॉरेन पैकेट्स की बात की है। फॉरेन पैकेट चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो वैल्यू पेएबल हो, या फिर वो किसके पैकेट की बात की है? प्रिंटेड पेपर्स के पैकेट्स की। तो प्रिंटेड पेपर या मुद्रित कागजात के फॉरेन पैकेट, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से जो भारत में वितरित होने के लिए आते हैं, ऐसे प्रिंटेड पेपर्स के पैकेट्स चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो वैल्यू पेएबल हो। इसके अलावा जो स्मॉल पैकेट फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आते हैं, अगर प्राप्तकर्ता जिस दिन ये प्राप्तकर्ता को वितरण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रस्तुति की तारीख से अगले दिन से, कि जिस दिन प्रस्तुत किए उस दिन से नहीं, उसके अगले दिन से 7 दिनों के भीतर इसका वितरण नहीं ले पाता है और इनका वजन अगर 500 ग्राम से ज़्यादा है तो 8वें दिन से प्रतिदिन के हिसाब से वेयरहाउसिंग चार्जेस इसके ऊपर लगाए जाएंगे। In foreign post articles addressed post resident, except value payable articles can be detained in the office of delivery for a maximum period of। विदेशी डाक में मूल्यदेय लेखों को छोड़कर पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित लेखों को किस अवधि के लिए डिलीवरी कार्यालय में रोक कर रखा जा सकता है? 1 महीने के लिए। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन ये कर भी लिया। वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स इन फॉरेन पोस्ट addressed as post resident can be retained in office to which they are addressed for a maximum period of। कि अगर फॉरेन पोस्ट की बात करें विदेशी डाक में किसी आर्टिकल को, और आर्टिकल कैसा है? वैल्यू पेएबल आर्टिकल है, उसे पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित किया हुआ है, तो उसे ऑफिस ऑफ डिलीवरी में कितने दिनों के लिए रोक कर रखा जाएगा? 7 दिनों के लिए रोक कर रखा जाता है। Undeliverable postal articles like whose addressee left India without instructions can be detained in office of delivery for a maximum period of। ऐसे अनडिलीवरेबल पोस्टल आर्टिकल या ऐसे आर्टिकल जिनका वितरण नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनका प्राप्तकर्ता बिना कोई निर्देश दिए भारत छोड़कर जा चुका है, उनको कितने समय तक ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोक कर रखा जाएगा? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। ऐसे आर्टिकल जिनका प्राप्तकर्ता भारत छोड़कर जा चुका है और बिना कोई निर्देश दिए हुए चला गया है, तो ऐसे आर्टिकल्स को वितरण के कार्यालय में रोक कर नहीं रखा जाएगा। Which of the following articles will not be detained in the office of delivery? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वितरण कार्यालय में रोक कर नहीं रखी जाएगी? फर्स्ट है हमारे पास द आर्टिकल ऑफ विच द एड्रेसी हैज़ रिफ्यूज्ड टू टेक डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। ऐसी कोई भी वस्तु जिसके प्राप्तकर्ता ने उसको लेने से इनकार कर दिया है। द आर्टिकल ऑफ विच द एड्रेसी हैव गॉन अवे फ्रॉम इंडिया विदाउट लीविंग इंस्ट्रक्शंस एट द पोस्ट ऑफिस। या फिर ऐसी वस्तु जिसका प्राप्तकर्ता भारत छोड़कर जा चुका है और उसने कोई भी अपनी डाक वस्तुओं के संबंध में निर्देश नहीं दिए हैं।
द आर्टिकल ऑफ विच द एड्रेस इज डेड, ऐसे आर्टिकल का प्राप्तकर्ता जिसकी मृत्यु हो चुकी है। एंड नो पर्सन टू हुम द आर्टिकल कैन प्रॉपरली बी डिलीवर, और वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वो आर्टिकल प्रॉपरली या सही तरीके से उचित रूप से वितरित किया जा सके। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी डाक वस्तुओं को ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोक कर नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ फॉरेन आर्टिकल द वेयरहाउसिंग चार्जेस आर कलेक्टेड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग डे, एक विदेशी वस्तु पर भंडारण शुल्क निम्नलिखित में से किस दिन के बाद एकत्र किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि इस तरह से दो तरह से क्वेश्चन बनता है कि कौन से दिन से लगाया जाता है, 8वें दिन से। कौन से दिन के बाद से लगाया जाएगा, 7वें दिन के बाद से लगाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 19 है रिडायरेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में, पुनः निर्देशित पत्राचार के बारे में। हाउ द लेटर मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर कंट्री फॉर डिलीवरी विद इन इंडिया में बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया बाई एयर मेल, भारत के भीतर डिलीवरी के लिए किसी अन्य देश से प्राप्त पत्र डाक वस्तुओं को हवाई मेल द्वारा भारत के किसी भी स्थान पर कैसे पुनः निर्देशित किया जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, विद एयर सरचार्ज। लेकिन अगर लिखा हो कि फर्स्ट क्लास के जो आर्टिकल होते हैं उनको कैसे रिडायरेक्ट किया जाएगा, तो वहां पे आएगा विदाउट एनी चार्ज। लेकिन जैसे हमारे पास सिंपल यहाँ पे पूछा है कि लेटर मेल की जो भी आइटम्स हैं अगर वो भारत में वितरित होने के लिए आती हैं और भारत में उन्हें किसी दूसरे स्थान के लिए रिडायरेक्ट करना पड़ता है, और कैसे आप करना चाहते हैं, हवाई डाक के माध्यम से करना चाहते हैं, तो इसके लिए एयर सरचार्जेस का भुगतान करना होगा। Surface mail items received from any other country for delivery within India may not be redirected to any place within India, भारत के भीतर वितरण के लिए किसी अन्य देश से प्राप्त सरफेस मेल आइटम को भारत के भीतर किसी भी स्थान के लिए कैसे पुनः निर्देशित नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, फॉल्स है। फॉरेन कंट्री से अगर भारत में वितरित होने के लिए कोई भी सतह डाक वस्तु आती है और भारत के भीतर अगर उसकी रिडायरेक्शन करनी हो तो की जा सकती है। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एयरमेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी विद इन इंडिया मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस सर्व्ड बाय इनलैंड पोस्ट, भारत के भीतर वितरण के लिए किसी अन्य देश से प्राप्त एयरमेल आइटम को अंतर्देशीय डाक द्वारा किसी भी स्थान के लिए पुनः प्रेषित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, किया जा सकता है। अब मान लीजिए फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए कोई हवाई डाक वस्तु प्राप्त होती है, भारत के भीतर उसको किसी दूसरे स्थान के लिए पुनः प्रेषित करना पड़ता है, यानी कि इनलैंड पोस्ट द्वारा जहां पर सेवाएं प्रदान की जाती है उस किसी स्थान के लिए पुनः प्रेषित करना पड़ता है, तो किया जा सकता है। Surface mail items received in India from a country with applying reduced charges, they may be redirected by surface mail to any country on payment of, कम डाक शुल्क लगे सरफेस मेल आइटम किसी अन्य देश से भारत में प्राप्त होने पर किसी अन्य देश के लिए सरफेस मेल द्वारा कैसे पुनः प्रेषित किए जा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो थ्योरी आपको एक बार अच्छे से पढ़नी होगी, वो समझनी होगी, तो ये क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डिफरेंस बिटवीन दी पोस्टेज ऑलरेडी पेड एंड चार्जेस इफ आइटम डिस्पैच्ड डायरेक्ट फ्रॉम कंट्री ऑफ पोस्टिंग टू इट्स न्यू डेस्टिनेशन। अब इसका क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। रिड्यूस्ड चार्जेस वाले आर्टिकल क्या हो जाएंगे, ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर आपको डाक शुल्कों में छूट मिलती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स की। मान लीजिए फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आता है। कैसे आता है, सतह डाक के माध्यम से आता है। क्योंकि ये ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है तो चार्जेस में आपको छूट मिली होगी। अब मान लीजिए क्या हुआ,
फॉरेन कंट्री से भारत में ये सतह डाक के माध्यम से वितरित होने के लिए आया, लेकिन भारत में इसका वितरण नहीं हो पाया, इसलिए भारत से इसे किसी अन्य देश को रीडायरेक्ट करना पड़ा। जब इस तरह की रीडायरेक्शन की जाएगी तो आपने इसको अगर सरफेस मेल के माध्यम से दूसरे देश के लिए रीडायरेक्ट किया है तो कितने चार्जेस लगेंगे, डिफरेंस निकालना आएगा कि आपने इसको मान लीजिए पहले पोस्ट करने के लिए 10 रुपये दिए थे। फिर दूसरी बात, अगर मान लो इसको पहले देश से सीधे इसके नए देश के लिए भेजा जाता, यानी कि बीच में इसको भारत के लिए नहीं भेजा जाता, अगर इसको इसके डेस्टिनेशन कंट्री से डायरेक्ट इसके नए डेस्टिनेशन के लिए भेजा जाता तो इसके ऊपर जो चार्जेस बनने थे वो मान लीजिए 20 रुपये बनने थे। तो ये जो डिफरेंस है वो निकाला जाएगा और वो डिफरेंस आपको इसकी रिडायरेक्शन के लिए देना होगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Airmail items received from any other country for delivery within India if redirected to abroad by surface then। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए एक डाक वस्तु आती है। कैसी डाक वस्तु आती है, हवाई डाक वस्तु आती है। अब भारत में इसका वितरण नहीं हो पाता है और इसे किसी अन्य देश के लिए रिडायरेक्ट करना पड़ता है। जब इसको भारत से किसी दूसरे देश के लिए रिडायरेक्ट किया जाता है तो सतह डाक के माध्यम से, सरफेस रूट के माध्यम से रिडायरेक्ट किया जाता है। तो इस तरह की रिडायरेक्शन कैसे होगी, फ्री होगी, इसके कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। कि फॉरेन कंट्री से अगर हवाई डाक के माध्यम से भारत में वितरित होने के लिए एक डाक वस्तु आती है और भारत से उसे किसी अन्य देश के लिए रिडायरेक्ट किया जाता है सतह डाक के माध्यम से, तो इस रिडायरेक्शन के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रीडायरेक्शन फॉर सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में डिलीवरी के लिए किसी भी देश से प्राप्त सरफेस मेल आइटम्स के पुनः प्रेषण के बारे में सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, दे मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। कि फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए कोई भी सरफेस मेल आइटम आती है, यानी कि सतह डाक के माध्यम से कोई भी डाक वस्तु भारत में वितरित होने के लिए आती है, तो अगर भारत के भीतर उसे किसी और जगह के लिए रिडायरेक्ट करना पड़ता है तो किया जाएगा। Only first class mails whether surcharged or unsurcharged are eligible for free redirection by air within India। प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं चाहे उनके ऊपर सरचार्जेस का भुगतान किया गया हो, अधिभार का भुगतान किया गया हो या ना किया गया हो, भारत के भीतर उनको फ्री रिडायरेक्शन दी जाएगी हवाई डाक के माध्यम से। कि उनको रिडायरेक्शन तो फ्री मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी, हवाई डाक के माध्यम से। और बाकी जो श्रेणियां हैं पत्र डाक की, जैसे प्रिंटेड पेपर हैं, न्यूज़पेपर हैं, स्मॉल पैकेट हैं, उनको उनके नए डेस्टिनेशन के लिए, भारत में उनके नए गंतव्य के लिए उनको सरफेस रूट के माध्यम से भेजा जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए एक डाक वस्तु आती है। ये फॉरेन कंट्री है, ये भारत है। अब क्या होता है, ये जो डाक वस्तु आती है सरफेस मेल, सतह डाक के माध्यम से आती है। अब भारत के भीतर जब ये पहुंचती है तो इसको दूसरे किसी स्थान के लिए रिडायरेक्ट करना पड़ता है। तो आप रिडायरेक्शन कर सकते हैं कि पहले गंतव्य पर अगर ये भारत में वितरित नहीं हो पाती है तो भारत के भीतर इसे दूसरे गंतव्य के लिए रिडायरेक्ट किया जा सकता है। अब जो ये डाक वस्तु प्राप्त हुई है सरफेस मेल के माध्यम से, अगर ये फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं, लेटर है, पोस्ट कार्ड है या फिर आपके एरोग्राम्स हैं, तो ये फॉरेन पोस्ट के हिसाब से फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं, तो भारत के भीतर चाहे ये सरचार्ज हैं या अनसरचार्ज हैं, इनको फ्री रिडायरेक्शन दी जाएगी हवाई डाक के माध्यम से। और अगर अन्य श्रेणियां हैं पत्र डाक की, जैसे वो फर्स्ट क्लास में नहीं आती हैं, प्रिंटेड पेपर हैं, न्यूज़पेपर या स्मॉल पैकेट हैं, तो भारत के भीतर इनको इनके नए डेस्टिनेशन के लिए सरफेस रूट के माध्यम से भेजा जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
If charges for redirection by surface mail is not paid before the redirection of the item, then which of the following is true? यदि सरफेस मेल द्वारा पुनः निर्देशन के शुल्क का भुगतान आइटम के पुनः प्रेषण से पहले नहीं किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड आइटम। कि क्या बताया गया है कि किसी भी डाक वस्तु की रिडायरेक्शन के लिए अगर उसको सतह डाक के माध्यम से रिडायरेक्ट करना है और कोई भी चार्जेस बनते हैं और वो चार्जेस रिडायरेक्शन के पहले नहीं दिए जाते हैं तो इनको ये जो डाक वस्तुएं रिडायरेक्ट की जाएंगी इनको इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जब इनका वितरण किया जाएगा तो इनके ऊपर कैसे चार्जेस लिए जाएंगे? इट विल बी टैक्स्ड विद द चार्ज विच इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोस्टेज। तो पोस्टेज चार्जेस में जो भी डिफरेंस होगा उसके बराबर आपको इसका भुगतान करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? व्हेन एयरमेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया विल बी रिडायरेक्टेड टू अनदर कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जब भारत में डिलीवरी के लिए किसी देश से प्राप्त एयरमेल आइटम दूसरे देश के लिए पुनः निर्देशित किए जाते हैं कि फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए एक डाक वस्तु आई और कैसी है वो डाक वस्तु? एयरमेल के माध्यम से प्राप्त होती है लेकिन भारत के भीतर उसका वितरण नहीं हो पाता है, उसे किसी अन्य देश के लिए रिडायरेक्ट करना पड़ता है। तो इस रिडायरेक्शन के बारे में कौन सा सही है? दे मे बी रिडायरेक्टेड टू अनदर कंट्री बाय एयर ऑन पेमेंट ऑफ एयर सरचार्ज और कंबाइंड चार्जेस। तो अगर आप उस डाक वस्तु की रिडायरेक्शन भारत से दूसरे देश के लिए हवाई डाक के माध्यम से चाहते हैं तो इसके लिए आपको एयर सरचार्जेस या कंबाइंड चार्जेस जो भी बनेंगे उनका भुगतान करना होगा। लेकिन आप अगर सतह डाक के माध्यम से उसकी रिडायरेक्शन चाहते हैं तो इसकी रिडायरेक्शन फ्री ऑफ चार्ज की जाएगी। दोनों ही पॉइंट सही हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। तो सरफेस मेल आइटम्स हैं उनकी रिडायरेक्शन के बारे में हमने कर लिया। अब अगर हवाई डाक वस्तु फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आती है लेकिन भारत के भीतर अगर उसका वितरण नहीं हो पाता है, उसको दूसरे किसी देश के लिए रिडायरेक्ट करना पड़ता है तो उसको अगर सरफेस मेल के माध्यम से रिडायरेक्ट किया जाएगा तो ये रिडायरेक्शन बिना किसी शुल्क के होगी। लेकिन अगर आप उसको हवाई डाक के माध्यम से रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये चार्जेस या कंबाइंड चार्जेस का भुगतान आपको करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन आर्टिकल इज नॉट एलिजिबल फॉर रिडायरेक्शन इन इंडिया बाय एयर? निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तु हवाई मार्ग से भारत में पुनः निर्देशन की पात्र नहीं है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। तो हमने अभी ऊपर किया कि पत्र डाक वस्तुएं जब भी भारत में वितरित होने के लिए आती हैं और भारत के भीतर अगर उनकी रिडायरेक्शन करनी पड़ती है तो जो फर्स्ट क्लास मेल के आर्टिकल होंगे यानी कि लेटर, एरोग्राम या पोस्ट कार्ड होंगे उनकी भारत में फ्री एयर रिडायरेक्शन की जाएगी। उनको मुफ्त हवाई पुनः निर्देशन दिया जाएगा, चाहे वो सरचार्ज हो चाहे वो अनसरचार्ज हो। लेकिन पत्र डाक की अन्य श्रेणियों की वस्तुएं जैसे प्रिंटेड पेपर है, स्मॉल पैकेट या न्यूज़पेपर है, उनकी रिडायरेक्शन के लिए एयर सरचार्जेस का भुगतान आपको करना होगा। The concession of a free redirection of first class mails, whether surcharged or non-surcharged, received from the foreign country is applicable to which class of mails? विदेशों से प्राप्त प्रथम श्रेणी के मेल चाहे वो अधिवारित हो या गैर अधिवार युक्त हो, उनके निशुल्क पुनर्निर्देशन की रियायत किस श्रेणी के मेल पर लागू होती है? तो फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स के ऊपर लागू होती है। यानी कि इसमें एरोग्राम ऐसी श्रेणी है इसकी रिडायरेक्शन भारत के भीतर हवाई डाक के माध्यम से बिना किसी शुल्क के की जाएगी। लेकिन ये पत्र डाक की द्वितीय श्रेणी की वस्तुएं हैं, प्रिंटेड पेपर, न्यूज़पेपर या स्मॉल पैकेट, तो इनकी रिडायरेक्शन कैसे की जाएगी? इनकी रिडायरेक्शन सतह डाक के माध्यम से की जाएगी। अगर आप हवाई डाक के माध्यम से इनकी रिडायरेक्शन चाहते हैं तो एयर सरचार्जेस का भुगतान आपको करना होगा। If a surface for an article is not paid before for redirection by air or request for inland air transmission, it will be subject to tax equal to। यदि किसी सतह डाक वस्तु के लिए वायु द्वारा यानी कि हवाई डाक के माध्यम से पुनर्निर्देशन के लिए अनुरोध
किया जाता है, लेकिन इसके लिए पहले भुगतान नहीं किया जाता है, तो कैसे आपसे शुल्क लिया जाएगा? तो इक्वल टू डिफरेंस इन पोस्टेज, जो भी डाक शुल्क में अंतर होगा सिर्फ उसी का भुगतान आपको करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 20 है अनडिलीवरेबल कोरेस्पोंडेंस, अवितरण योग्य पत्राचार। अनडिलीवरेबल मेल्स नॉर्मली रिटर्न्ड बाई, फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए जब भी कोई डाक वस्तु आती है और अगर वो डाक वस्तु वितरित नहीं हो पाती है तो उस डाक वस्तु को वापस कैसे लौटाया जाता है? तो इस डाक वस्तु को सामान्य तरीका क्या है वापस लौटाने का? सरफेस मेल या सतह डाक के माध्यम से उसको वापस लौटाया जाता है। अनडिलीवरेबल अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स ऑफ नो वैल्यू, अपंजीकृत मुद्रित पेपर जो वितरित नहीं हो पाते हैं, उनका कोई मूल्य भी नहीं है, तो उन्हें क्या किया जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, नोट रिटर्न्ड अनलेस सेंडर हैज रिक्वेस्टेड देयर रिटर्न। तो इस तरह की वस्तुओं को वापस नहीं लौटाया जाएगा जब तक प्रेषक उनकी वापसी के लिए अनुरोध या रिक्वेस्ट नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनडिलीवरेबल प्रिंटेड पेपर क्या अनरजिस्टर्ड है, तो कोई भी मुद्रित पेपर है अगर वो अपंजीकृत है और फॉरेन कंट्री में उनका वितरण नहीं हो पाता है तो उनको तब तक वापस नहीं किया जाएगा। ऐसे नहीं कि बाकी आर्टिकल्स की तरह उनको रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा। अगर प्रेषक ने उनकी वापसी के लिए अनुरोध नहीं किया है तो उनको वापस नहीं लौटाया जाता है। Which of the following is true about undeliverable correspondence? इनमें से कौन सा गैर वितरणीय पत्राचार के बारे में सही है? Undeliverable correspondence returned to country of origin and delivered to sender on payment of charges due. ऐसी डाक वस्तुएं या ऐसा पत्राचार जिसका वितरण नहीं हो पाता है उसे कंट्री ऑफ ओरिजिन को वापस लौटाया जाता है। एक कंट्री ऑफ ओरिजिन होती है कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या हो जाएगी? वह देश जहां से डाक वस्तु को पोस्ट किया जाता है। कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन जहां के लिए उसे भेजा जाता है। तो जब भी किसी डाक वस्तु का वितरण नहीं हो पाता है तो उसे उसके मूल देश को वापस लौटाया जाता है और वहां पर वो डाक वस्तु प्रेषक को ड्यू चार्जेस का भुगतान करने के बाद वितरित की जाती है। ऐसे पोस्ट कार्ड विच नोट वेयर द एड्रेस ऑफ सेंडर आर नोट रिटर्न्ड, ऐसे पोस्ट कार्ड जिनके ऊपर प्रेषक का पता ना हो उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। फिर अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स ऑफ नो वैल्यू आर आल्सो नोट रिटर्न्ड। अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर क्या अपंजीकृत मुद्रित पेपर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उनको भी वापस नहीं लौटाया जाता है जब तक प्रेषक उनकी वापसी के लिए अनुरोध नहीं करता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही होगी। If correspondence was originally posted in India and prepaid to its first address, then a return will be treated on delivery as, यदि पत्राचार मूल रूप से भारत में पोस्ट किया गया था और उसे उसके पहले पते के लिए प्रीपेड किया गया था तो वापसी को डिलीवरी पर क्या मानना जाएगा? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, इट विल बी डिलीवर्ड फ्री ऑफ चार्ज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए भारत से आप एक डाक वस्तु पोस्ट करते हैं। जब आप डाक वस्तु को पोस्ट करते हैं तो पहले पते के लिए यानी कि जहाँ के लिए आपने वो आर्टिकल भेजा था आपने उसको प्रीपेड करके भेजा था। उसके जो भी पोस्टेज चार्जेस बनते थे आपने उनको दे दिया था। लेकिन मान लीजिए वो वितरित नहीं हो पाती और वो डाक वस्तु वापस आती है तो वो प्रेषक को बिना किसी शुल्क के दी जाएगी। पार्सल को छोड़कर बाकी डाक वस्तुओं के मामले में वो डाक वस्तु प्रेषक को बिना किसी शुल्क के भुगतान के वापस वितरित की जाएगी। If correspondence was originally posted in India and not prepaid to its first address, then a return will be treated on delivery as। अब मान लीजिए फॉरेन कंट्री के लिए आपने कोई पत्राचार भेजा। जब आपने पत्राचार भेजा तो डाक शुल्क का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया, लेकिन फॉरेन कंट्री में वो वितरित नहीं हो पाता है तो जब वो वापस आएगा भारत में प्रेषक को वितरण के लिए तो उसका वितरण कैसे किया जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। इफ ओरिजिनली अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड टू इट्स फर्स्ट एड्रेस, कि जब आपने डाक वस्तु भेजी आपने उसके पोस्टेज चार्जेस नहीं दिए या फिर कम पोस्टेज चार्जेस दिए, इट विल बी चार्ज्ड, इसके ऊपर शुल्क का भुगतान करना होगा प्रेषक को वितरण के समय। इफ इट हैड कम डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डेस्टिनेशन प्लेस टू इट्स न्यू डेस्टिनेशन इन इंडिया एज अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड कोरेस्पोंडेंस। तो फिर से समझते हैं
ये मान लीजिए इंडिया है, ये कोई फॉरेन कंट्री है। भारत से आपने एक डाक वस्तु फॉरेन कंट्री में वितरित होने के लिए भेजी। जब आपने ये भेजी तो आपने मेरी तरह से इसके ऊपर पोस्टेज चार्जेस नहीं दिए, या दिए भी तो आधे अधूरे दिए। अब मान लीजिए फॉरेन कंट्री में वो जब डाक वस्तु पहुंची वहाँ पे उसका वितरण नहीं हो पाया। जब उसका वितरण नहीं हो पाया तो फॉरेन कंट्री ने उस डाक वस्तु को वापस भेज दिया भारत में, ताकि वो डाक वस्तु प्रेषक को दी जा सके। अब क्योंकि प्रेषक ने जब इसे भेजा था तो कैसे भेजा था, अनपेड एंड सफिशिएंटली पेड के रूप में भेजा था। लेकिन अब जब ये डाक वस्तु प्रेषक को दी जाएगी तो फ्री नहीं दी जाएगी, इसके लिए प्रेषक को डाक शुल्क का भुगतान करना होगा। अब बात आती है कितने डाक शुल्क का भुगतान करना होगा, कि पहले डेस्टिनेशन के लिए, पहला डेस्टिनेशन क्या था, फॉरेन कंट्री में था, तो फॉरेन कंट्री से अगर वो डाक वस्तु अनपेड एंड सफिशिएंटली पेड के रूप में भारत के लिए भेजी जाती तो कितने चार्जेस के भुगतान पर वो प्रेषक को की जानी थी, वही चार्जेस के भुगतान पर ये डाक वस्तु भी प्रेषक को वापस की जाएगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। रूल नंबर 21 है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में, आधिकारिक डाक वस्तुओं के बारे में। विच मेथड में बी यूज्ड फॉर प्रीपेइंग आउटवर्ड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। जावक आधिकारिक डाक लेखों के पूरे भुगतान के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। फॉरेन कंट्री के लिए अगर कोई भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजा जा रहा है उसके लिए आप कैश में भी डाक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और सर्विस स्टैम्प्स का यूज भी कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अनपेड इनवर्ड फॉरेन मेल एड्रेस्ड टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन बी पेड बाई मीन्स ऑफ सर्विस स्टैम्प्स। सरकारी अधिकारियों को संबोधित अवैतनिक आवक विदेशी मेल का भुगतान सेवा डाक टिकटों के माध्यम से किया जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉल्स है। तो अगर फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए कोई भी ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस आता है, आधिकारिक पत्राचार आता है और वो क्या है, अनपेड है या अवैतनिक है, तो उसके लिए जो भी ड्यू चार्जेस हैं उनका भुगतान करने में आप सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ नहीं कर सकते। सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ केवल ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स को भेजने के लिए किया जाएगा, लेकिन कोई अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है तो उसके लिए डाक शुल्क का भुगतान करने या ड्यू चार्जेस का भुगतान करने के लिए आप सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ नहीं कर सकते। Which of the following is true about foreign official postal articles? विदेशी आधिकारिक डाक लेखों के बारे में कौन सा सत्य है? सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रीपेइंग आउटवर्ड ऑफिशियल फॉरेन मेल। सेवा डाक टिकटों का उपयोग जावक आधिकारिक विदेशी मेल का पूरा भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। जो ऑफिशियल आर्टिकल आप फॉरेन कंट्री के लिए भेजेंगे उनके लिए आप डाक शुल्क का भुगतान करते समय सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं। Service stamps cannot be used for inward foreign mail addressed to government officers। लेकिन फॉरेन कंट्री से भारत में वितरण के लिए आने वाली किसी भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का भुगतान या ड्यू चार्जेस का भुगतान सर्विस स्टैम्प्स के माध्यम से नहीं किया जाएगा। पोस्टेज मार्क्ड एज ड्यू ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स विल बी इनिटेल्ड बाई ऑथराइज्ड ऑफिसर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस। और जो भी फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा उसके ऊपर अगर कोई भी चार्जेस ड्यू हैं तो ड्यू चार्जेस के रूप में चिन्हित डाक शुल्क पर डाक घर के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो उपरोक्त सभी सही है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मार्क दी करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू फॉरेन पोस्ट ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। विदेशी डाक आधिकारिक डाक लेखों से संबंधित सही विकल्प को चिन्हित करें। The rules relating to private correspondence apply equally to official postal articles। निजी पत्राचार से संबंधित नियम आधिकारिक डाक लेखों पर समान रूप से लागू होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो नियम लागू होते हैं प्राइवेट कोरेस्पोंडेंस के ऊपर, निजी पत्राचार के ऊपर, की बनावट कैसे होनी चाहिए, वेट लिमिट्स क्या है, डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, क्या भेजा जाएगा क्या नहीं भेजा जाएगा, जितने भी नियम संबंधित हैं निजी पत्राचार से वो नियम
नियम आधिकारिक डाक लेखों पर समान रूप से लागू होते हैं। सर्विस स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड टू फॉर प्री पेइंग आउटवर्ड ऑफिशियल फॉरेन मेल, कि फॉरेन कंट्री को अगर आप ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेज रहे हैं, उनको प्रीपे करने के लिए, उनका पूरा भुगतान करने के लिए आप सर्विस स्टैम्प्स का यूज कर सकते हैं। बट द पोस्टेज ड्यू ऑन इनवर्ड फॉरेन मेल एड्रेस्ड टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन नॉट बी पेड बाय मींस ऑफ सर्विस स्टैम्प्स। लेकिन फॉरेन कंट्री से भारत में वितरण के लिए आने वाले किसी भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के ड्यू चार्जेस का भुगतान में सर्विस स्टैम्प्स का यूज नहीं किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उपरोक्त दोनों सही हैं। Can the official postal articles of a country be posted without affixing stamps to another country? क्या किसी देश की आधिकारिक डाक वस्तुएं किसी दूसरे देश में बिना टिकट लगाए पोस्ट की जा सकती हैं? करेक्ट आंसर भी आएगा नो। पोस्टेज स्टैम्प्स एज पर नॉर्मल पोस्टेज चार्जेस शैल बी अफिक्स्ड, कि सामान्य डाक शुल्क के भुगतान के अनुसार उनके ऊपर डाक टिकट लगे होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 22 है कोरेस्पोंडेंस ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सर्विंग आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों का पत्राचार। Which is not true about correspondence for personnel of Indian armed forces serving outside India? कौन सा भारत के बाहर सेवा कर रहे भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के पत्राचार के बारे में सही नहीं है? फर्स्ट है दीज शुड बी एड्रेस्ड टू 56 APO और फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। तो ऐसी जो भी डाक वस्तुएं होंगी जो भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को भेजी जाएंगी, उन्हें 56 APO या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजा जाएगा। 56 APO क्या हो जाएगा? 1 CBPO। आर्मी पोस्ट ऑफिस दो है, एक 56 APO, दूसरा 99 APO। तो फर्स्ट जो आर्मी पोस्ट ऑफिस है यानी कि 1 CBPO जिसे कहा जाता है 56 APO, या तो इस तरह की डाक वस्तु इसके पते पर भेजी जाएंगी या फिर इनको फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो आर्मी के एयरफोर्स के लिए 56 APO के पते पर और नेवी में काम करने वालों के लिए फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर इनको भेजा जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना, इनको 99 APO के पते पर कभी भी नहीं भेजा जाएगा। शुड बी प्रीपेड अकॉर्डिंग टू इनलैंड रेट्स, अंतर्देशीय दरों के अनुसार ये प्रीपेड होने चाहिए। ट्रीटेड एज फॉरेन पोस्टल आर्टिकल फॉर ऑल पर्पसेस, गलत हो जाएगा। इस तरह की डाक वस्तुओं को सभी उद्देश्यों के लिए अंतर्देशीय डाक वस्तुओं की ट्रीट किया जाएगा। एग्जैम्प्ट फ्रॉम पोस्टल चार्जेस, इन्हें डाक शुल्क से छूट नहीं दी जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ओनली जो थर्ड और फोर्थ है वो गलत है, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू ट्रीट कोरेस्पोंडेंस फॉर पर्सनल ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सर्विंग आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पत्राचार का प्रबंधन कैसे किया जाएगा? तो जो भी आर्टिकल या जो भी पत्राचार फॉरेन कंट्री में कार्यरत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए भेजा जाएगा, उसको अंतर्देशीय डाक वस्तुओं की तरह ट्रीट किया जाता है। अंतर्देशीय डाक वस्तुओं की तरह ही इनके ऊपर चार्जेस का भुगतान भी करना होता है। कोरेस्पोंडेंस फॉर पर्सनल ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सर्विंग आउटसाइड इंडिया शुड बी एड्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पत्राचार किसको संबोधित किया जाना चाहिए? शुड बी एड्रेस्ड टू इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस 56 APO और फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। तो इन्हें भारतीय सेना डाकघर 56 APO या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजा जाएगा। इनको कभी भी 99 APO के पते पर नहीं भेजा जाता है। Articles for the personnel of Indian armed forces serving outside India should be addressed to which of the following? भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लेख निम्नलिखित में से किसको संबोधित किया जाने चाहिए? तो इनको या 56 APO या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के लिए संबोधित किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Articles for the personnel of Indian armed forces serving outside India should be prepaid at which of the following rate? भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लेख किस दर पर प्रीपेड होने चाहिए? इनलैंड रेट या अंतर्देशीय डाक के अनुसार इनको प्रीपेड किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 23 है कस्टम्स डिक्लेरेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज कनेक्टेड विद आउटवार्ड मेल। सीमा शुल्क घोषणा और जावक मेल से संबंधित अन्य औपचारिकताएं। इन केस ऑफ फॉरेन इंश्योर्ड बॉक्सेस दिस इवन फॉर्म ऑलवेज बी। अब फॉरेन पोस्ट के अनुसार या पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अनुसार दो तरह के कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म है, C1 C2 CP3। अब इन दोनों के बारे में कर लेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में देखते हैं तो जो वर्तमान में अपडेट की बात करें तो वो CN22 और CN23 का यूज़ किया जाता है, लेकिन अब इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये भी करने हैं। तो इंश्योर्ड बॉक्सेस की बात करें, जब भी C1 कस्टम लेवल लगाया जाएगा तो इसको कैसे दिया जाएगा, अफिक्स टू आर्टिकल। इसे हमेशा आर्टिकल के साथ संलग्न किया जाएगा, ठीक है। इंश्योर्ड बॉक्सेस के मामले में कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स मस्ट बी फिल्ड बाय दी। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म या सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र किसके द्वारा भरे जाते हैं, प्रेषक के द्वारा भरे जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स, सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आर्टिकल विच मस्ट बी अकम्पनीड बाई कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, लेख जिनके साथ सीमा शुल्क घोषणा पत्र होने चाहिए। करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। हैविंग ड्यूटीएबल गुड्स, ऐसे डाक वस्तुएं जिनके अंदर सीमा शुल्क लगने योग्य कोई सामान हो उनके साथ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होने चाहिए। ग्रीन कस्टम लेवल और डिटेल्ड डिक्लेरेशन कस्टम फॉर्म, 2 तरह के कस्टम फॉर्म होंगे। तो ये जो ग्रीन कस्टम लेवल है ये कौन सा फॉर्म होता है, C1 फॉर्म ग्रीन कस्टम लेवल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटेल्ड डिक्लेरेशन कस्टम फॉर्म, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्तृत घोषणा कस्टम फॉर्म है, C2 CP3 है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Letter post articles containing dutiable goods addressed to foreign destination should be accompanied by, विदेशी गंतव्य को संबोधित शुल्क योग्य वस्तुओं वाले पत्र पोस्ट लेखों के साथ क्या होने चाहिए, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म अवश्य होने चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 3। रूल नंबर 24 है कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स, पत्र डाक वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित शर्तें। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 3 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का सेक्शन नंबर 3 किस चीज से जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स, पत्र डाक वस्तुओं के विभिन्न वर्गों से संबंधित शर्तों के बारे में। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट फॉरेन लेटर, विदेशी पत्र के बारे में कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है नोट कंटेन प्रोहिबिटेड आर्टिकल, किसी भी फॉरेन लेटर में या विदेशी पत्र में प्रोहिबिटेड सामान नहीं होना चाहिए, निषिद्ध सामान नहीं होना चाहिए। लेटर में कंटेन डॉक्यूमेंट्स फॉर फैमिली मेंबर्स ऑफ एड्रेसी, पत्र में प्राप्तकर्ता के घर के सदस्यों के दस्तावेज हो सकते हैं। कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप किसी को लेटर भेजते हैं तो उस लेटर में प्राप्तकर्ता के घर के सदस्यों के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेटर नोट कंटेन एनी नोट और डॉक्यूमेंट फॉर बोनाफाइड गेस्ट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पत्र में अगर आपके लिए कोई पत्र भेजा जाता है तो आपके जो बोनाफाइड गेस्ट होंगे, जो प्रमाणित अतिथि होंगे, उनके दस्तावेज या नोट भी उस लेटर में भेजे जा सकते हैं जो लेटर आपके लिए संबोधित है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगी। There are no special restrictions for nature of foreign letter except general prohibitions, सामान्य निषेधों को छोड़कर विदेशी पत्र की प्रकृति के लिए कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं रूल नंबर 25 फॉर्मेट एंड डायमेंशंस फॉर फॉरेन लेटर्स, विदेशी पत्रों के लिए फॉर्मेट या उनका प्रारूप क्या रहेगा और डायमेंशंस या उनके आयाम क्या रहेंगे। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ एंड विड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ फॉरेन लेटर, किसी विदेशी पत्र की अधिकतम लंबाई,
चौड़ाई और गहराई कितनी हो सकती है? ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। किसी भी फॉरेन लेटर के लिए उसकी लंबाई, गहराई और चौड़ाई तीनों का योग 900 मिलीमीटर से यानी कि 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द ग्रेटेस्ट डायमेंशन ऑफ द फॉरेन लेटर शुड नॉट एक्सीड विच ऑफ द फॉलोइंग, विदेशी पत्र का सबसे बड़ा आयाम कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 600 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सरफेस मेजरिंग ऑफ अ लेटर शुड नॉट लेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी पत्र की सतह का माप निम्नलिखित में से कितने से कम नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा 90/140 मिलीमीटर से 9/14 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कि कोई भी लेटर आप भेजेंगे 90/140 मिलीमीटर से कम उसका साइज नहीं होना चाहिए। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ फॉरेन लेटर, किसी विदेशी पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो अंतर्देशीय डाक वाले पत्र का वजन तो 2 किलोग्राम था, अब वो 500 ग्राम है, लेकिन फॉरेन पोस्ट वाले लेटर के लिए इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो इसको आपने याद रखना 2 किलोग्राम हो जाएगा। In case of foreign letter, if it is in a roll form, then sum of the length and twice the diameter of it should not exceed. विदेशी पत्र के मामले में यदि यह रोल रूप में है तो इसकी लंबाई और व्यास के दोगुने का योग कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो लेटर अगर आप रोल फॉर्म में भेजते हैं, यानी कि इस तरह से आप कोई लेटर भेजते हैं, तो इसकी बात की है कि इसकी लेंथ रोल फॉर्म में, इसकी लंबाई और इसका ये जो डायामीटर है, डायामीटर को 2 से गुना करनी है। लेंथ प्लस ट्वाइस द डायामीटर कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 1040 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ अ फॉरेन लेटर इज इन अ रोल फॉर्म देन व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशंस फॉर सम ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस द डायामीटर। तो मैक्सिमम तो हमने कर लिया कि 1040 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी पत्र को जब रोल फॉर्म में भेजा जाता है तो इसकी लंबाई और व्यास के दोगुने का योग कितने से कम नहीं होना चाहिए? 170 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। फिर है इफ अ फॉरेन लेटर इज इन रोल फॉर्म देन व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन फॉर इट्स ग्रेटेस्ट डायमेंशन। तो यदि कोई विदेशी पत्र रोल फॉर्म में है तो उसके सबसे बड़े आयाम के लिए न्यूनतम आयाम क्या होंगे? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। तो कोई भी फॉरेन लेटर अगर रोल फॉर्म में भेजा जाता है, उसकी जो मिनिमम डायमेंशन है, यानी कि सबसे बड़ा जो आयाम है, वो कम से कम कितना हो सकता है? 100 मिलीमीटर हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। द मैक्सिमम सम ऑफ अ लेटर शुड नॉट एक्सीड 900 मिलीमीटर। तो किसी भी पत्र के लिए किन चीज़ों का योग 900 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? सम ऑफ लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, इन तीनों का योग 900 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज़ रिकमेंडेड दैट एज फार एज पॉसिबल द थिकनेस ऑफ अ लेटर शुड नॉट बी लेस देन, यह अनुशंसा की जाती है कि जहाँ तक संभव हो पत्र की मोटाई कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 5 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। वट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ फॉरेन लेटर, हमने कर लिया किसी भी विदेशी पत्र का अधिकतम वजन 2 किलोग्राम हो सकता है। इफ अ फॉरेन लेटर इज इन रोल फॉर्म देन ग्रेटेस्ट डायमेंशन नॉट लेस देन, कोई भी विदेशी पत्र अगर रोल फॉर्म में है तो उसका सबसे बड़ा आयाम मिनिमम कितना हो सकता है? 100 मिलीमीटर हो सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। ग्रेटेस्ट डायमेंशन ऑफ लेटर नोट एक्सीड, पत्र का सबसे बड़ा आयाम अधिकतम कितना हो सकता है? तो 900 मिलीमीटर हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 60 सेंटीमीटर या 600 मिलीमीटर हो सकता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएंगे। आगे चलते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड दैट अ रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फॉरेन लेटर इज मोर देन, यह अनुशंसा की जाती है कि किसी विदेशी पत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितने से ज़्यादा होना चाहिए? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, √2 से, यानी कि 1.414 से ज़्यादा होना चाहिए मिलीमीटर। ठीक है, इसके आगे मिलीमीटर लगा लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको पढ़ लेना फिर भी।
रूल नंबर 27 है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ फॉरेन लेटर्स। विदेशी पत्रों के लिए संबंधित शर्तों का उल्लंघन होता है तो क्या जुर्माना लगेगा। द ब्रीच रिलेटेड टू एक्सीडिंग द मैक्सिमम वेट ऑफ अ लेटर इज परमिसिबल एंड चार्जेस कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वेट ऑफ लेटर। तो हम बात करेंगे कि फॉरेन कंट्री के लिए जो लेटर भेजा जाएगा उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, 2 किलोग्राम हो सकता है। लेकिन अगर कोई पत्र इस शर्त का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, यानी कि उसका वजन 2 किलोग्राम से ज़्यादा पाया जाता है, तो उसको आगे भेजा जाएगा, लेकिन उसके ऊपर चार्जेस उस पत्र के वास्तविक वजन के आधार पर लिए जाएंगे। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। इफ अ फॉरेन लेटर ब्रीचेस द मैक्सिमम वेट लिमिट, तो हमने अभी कर लिया कि कोई भी पत्र अगर अपने अधिकतम वजन या अधिकतम भार की सीमा का उल्लंघन करता है तो उसे क्या किया जाएगा, उसको परमिशन दी जाएगी इस चीज़ की अनुमति है, लेकिन उसके ऊपर चार्जेस उसके एक्चुअल वजन या वास्तविक वजन के आधार पर लिए जाएंगे। रूल नंबर 28 है अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स। अवैतनिक या अपर्याप्त भुगतान वाले पत्र। If in a letter card is used for addressing communication to foreign countries, then which of the following is true? यदि अंतर्देशीय पत्र कार्ड का उपयोग विदेशों में संचार को संबोधित करने के लिए किया जाता है तो इनमें से कौन सा सत्य है। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड लेटर। तो इनलैंड लेटर कार्ड या आईएलसी की बात करें, इसको फॉरेन कंट्री के लिए आप नहीं भेजेंगे, यानी कि फॉरेन कंट्री को संचार भेजने के लिए आप आईएलसी इनलैंड लेटर कार्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अंतर्देशीय पत्र कार्ड है, भारत के भीतर ही प्रसारण की अनुमति है। अगर आप फॉरेन कंट्री के लिए इसको भेजते हैं तो इसको इनसफिशिएंटली पेड लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेटर कार्ड नहीं बोला है, सिर्फ पत्र बोला है, तो अपर्याप्त भुगतान वाले पत्र की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। Which of the following is true about unpaid and insufficiently paid foreign letters? अवैतनिक और या अपर्याप्त भुगतान वाले विदेशी पत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो जो भी अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड लेटर होंगे सरफेस मेल के, उनको उनके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। दे विल बी टैक्स्ड विद द डेफिशिएंसी, और वितरण के समय उनके ऊपर जो भी कमी होगी उसी के अनुसार चार्जेस लिए जाएंगे। जैसे अंतर्देशीय डाक में दोगुने चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन फॉरेन पोस्ट में दोगुने चार्जेस नहीं लिए जाते। जो भी कमी होती है सिर्फ वही चार्जेस देने होते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What will happen if unpaid and insufficiently paid letters of surface mail for foreign country are presented? यदि विदेश के लिए अवैतनिक और अपर्याप्त भुगतान वाले सतह मेल पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं तो क्या किया जाएगा। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, इट विल बी फॉरवर्डेड टू डेस्टिनेशन ऑफिस, इन्हें इनके गंतव्य के लिए भेज दिया जाएगा। Which is correct about unpaid और insufficiently paid foreign letters of surface mail? सतह डाक के अवैतनिक या अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए विदेशी पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इनको इनके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा और जो भी कमी होगी उसी के अनुसार इनके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। इफ इन लेटर कार्ड यूज्ड फॉर एड्रेसिंग टू फॉरेन कंट्री, यदि विदेश को कोई भी संचार भेजने के लिए आईएलसी का यूज करता है तो क्या होगा। तो इस तरह के आईएलसी को इनसफिशिएंटली पेड लेटर की तरह ट्रीट किया जाता है। इन लेटर कार्ड में बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन टू विच कंट्रीज, हालांकि जो अंतर्देशीय पत्र कार्ड है इसका उपयोग कुछ देशों को संचार भेजने के लिए किया जा सकता है। वो देश कौन से हैं, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं डायमेंशंस फॉर पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के लिए आयामों की बात करते हैं। रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सर्विस इज नॉट अवेलेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सर्विस किसके लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास दिया आ जाएगा, सभी देशों के लिए उपलब्ध नहीं है सिवाय इन देशों को छोड़कर। भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के लिए रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सर्विस अवेलेबल है, इसके अलावा किसी अन्य देश के लिए ये सेवा उपलब्ध नहीं है।
पोस्ट कार्ड मस्ट कंटेन हेडिंग पोस्ट कार्ड ऑन फ्रंट ऑफ पोस्ट कार्ड। जब भी पोस्ट कार्ड भेजा जाता है तो पोस्ट कार्ड के पते वाली साइड ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, पोस्ट कार्ड लिखा होना चाहिए। लेकिन ये जो हेडिंग है ये पोस्ट कार्ड लिखने की जरूरत किसके मामले में नहीं होगी, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पिक्चर पोस्ट कार्ड या चित्र पोस्ट कार्ड के मामले में ये शीर्षक देना अनिवार्य नहीं होगा। रिप्लाई पोस्ट कार्ड सर्विस इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन कंट्रीज। उत्तर पोस्ट कार्ड सेवा विदेशों के लिए उपलब्ध नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, उपलब्ध नहीं है, लेकिन भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के इनको भेजा जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड्स शुड बी। निजी निर्माण वाले पोस्ट कार्ड कैसे होने चाहिए, रेक्टेंगुलर होने चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, रूल नंबर 30 है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट कार्ड। अब इसको बड़े ध्यान से करना क्योंकि इसमें कुछ अपडेशन आपको मिलेगी। इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन पोस्ट व्हाट आर द मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ अ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड। विदेशी डाक के संबंध में निजी तौर पर निर्मित पोस्ट कार्ड के अधिकतम आयाम क्या होंगे। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 105 बाई 148 मिलीमीटर, लेकिन अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 ये आंसर है। अपडेटेड रूल्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 पोस्ट कार्ड इज एन ओपन कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड बाय सरफेस। पोस्ट कार्ड क्या है, एक ओपन कम्युनिकेशन है, खुला संचार, यानी कि इसको कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि एक शीट के ऊपर लिखा होता है और बिना किसी अन्य आवरण में एनवल्प में डाले इसको भेजा जाता है। तो ये एक ओपन कम्युनिकेशन है जिसे सतह डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। अब इसकी बात करें मैक्सिमम डायमेंशंस की तो 120 बाई 235 मिलीमीटर हो सकते हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अनुसार 105 बाई 148 मिलीमीटर हो सकते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किसकी तरफ जाएंगे तो एग्जाम से पहले इस चीज़ के बारे में एक बार ज़रूर फिर से बात करेंगे, तो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली आपने कौन से आंसर्स की तरफ जाना है। तो फिलहाल आप दोनों को याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं, इसके मिनिमम डायमेंशंस की बात करते हैं तो 90 बाई 140 मिलीमीटर हो सकते हैं और इसमें टॉलरेंस आपने ज़रूर याद रखनी है, +-2 की टॉलरेंस रहती है। यानी कि 90 बाई 140 मिलीमीटर बोला है तो 88 मिलीमीटर, 142 मिलीमीटर इस तरह से हो सकते हैं, यानी कि +-2 इसमें टॉलरेंस आपको दी जाएगी। In respect to foreign post, but are the minimum dimensions of a privately manufactured postcard। विदेशी डाक के संबंध में निजी तौर पर निर्मित पोस्ट कार्ड के न्यूनतम आयाम क्या होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 90 बाई 140 मिलीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 31 अदर कंडीशंस अबाउट फॉरेन पोस्ट कार्ड। विदेशी पोस्ट कार्ड के बारे में अन्य शर्तें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉरेन पोस्ट कार्ड। इनमें से कौन सा विदेशी पोस्ट कार्ड के बारे में सही है। फॉरेन पोस्ट कार्ड शुड नॉट बी फोल्डेड, कट और अल्टर्ड। विदेशी पोस्ट कार्ड को ना तो आपने फोल्ड करना है इस तरह से या इस तरह से भेजना है, यानी कि बीच से इसको फोल्ड करके भेज दिया, ना ही इसको आपने कट करना है, ना ही इसको अल्टर करना है। इसको जब भी भेजा जाएगा बिना किसी एनवल्प में संलग्न किए हुए भेजना है, अनएनक्लोज्ड भेजना है। फिर पोस्ट कार्ड की जो राइट हैंड हाफ होगा, फ्रंट वाली साइड, वो किस चीज़ के लिए आरक्षित रहेगा, डाक टिकट लगाने के लिए या प्राप्तकर्ता का पता लिखने के लिए आरक्षित रहेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उपरोक्त सभी सही हैं। नॉन पोस्टेज स्टैंप्स ऑफ एनी काइंड आर परमिटेड ओनली बैक ऑफ फॉरेन पोस्ट कार्ड। किसी भी फॉरेन पोस्ट कार्ड के ऊपर अगर आप नॉन पोस्टेज स्टैंप्स लगाते हैं, अब ये नॉन पोस्टेज स्टैंप्स क्या हो जाती हैं, अब ऐसे डाक टिकट होते हैं जो डाक शुल्क के भुगतान में उपयोग नहीं किए जाते हैं, चैरिटी स्टैंप्स हो सकती हैं। तो इस तरह की जो स्टैंप्स होती हैं उनको पोस्ट कार्ड के फ्रंट साइड के ऊपर आपने नहीं लगाना है, उनको लगाने की अनुमति आपको फॉरेन पोस्ट कार्ड के पीछे होती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सैंपल ऑफ मर्चेंडाइज में भी अटैच टू पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के साथ माल के नमूने संलग्न किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। अब ये थ्योरी से आपको पढ़ना है कि पोस्ट कार्ड के साथ क्या संलग्न कर सकते हैं, क्या संलग्न नहीं कर सकते हैं। तो नॉन पोस्टेज स्टैंप्स के बारे में अभी हमने कर लिया कि नॉन पोस्टेज स्टैंप्स आप पोस्ट कार्ड के बैक साइड के ऊपर चिपका सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। On a postcard, which part is reserved for sender to write his communication? पोस्ट कार्ड पर प्रेषक के लिए अपना संचार लिखने के लिए कौन सा भाग आरक्षित होता है। तो ये पोस्ट कार्ड है, मैंने यहाँ से एक लाइन लगाई, इसके दो हिस्से बना दिए, ये राइट हैंड हाफ है और ये
लेफ्ट हैंड हाफ है। अब जो राइट हैंड हाफ है ये किन चीज़ों के लिए आरक्षित रहेगा? डाक टिकट लगाने के लिए, प्राप्तकर्ता का पता या कोई भी अदर ऑफिशियल इंडिकेशन देनी है तो वो सारी चीज़ें राइट हैंड हाफ पर की जाएंगी। अब जो लेफ्ट हैंड हाफ होता है यहाँ पे प्रेषक अपना संचार लिख सकता है और इस पोस्ट कार्ड के बैक साइड के ऊपर भी वो अपना संचार कम्युनिकेशन लिख सकता है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। या तो वो बैक साइड के ऊपर या लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अपना पत्राचार लिखेगा। फॉरवर्ड राइट हैंड साइड ऑन द फ्रंट ऑफ द पोस्ट कार्ड इज रिजर्व्ड। पोस्ट कार्ड के सामने की ओर दाहिना भाग किस चीज़ के लिए आरक्षित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? जो राइट हैंड हाफ है वो प्राप्तकर्ता के पते के लिए, डाक टिकट लगाने के लिए, अन्य कोई ऑफिशियल निर्देश या आधिकारिक संकेत देने के लिए आरक्षित होता है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 32, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ फॉरेन पोस्ट कार्ड। विदेशी पोस्ट कार्ड की शर्तों के उल्लंघन पर क्या जुर्माना लगेगा? इफ पोस्टेज स्टैम्प्स आर affixed on back of a foreign postcard then it will be treated as which of the following? कि किसी भी पोस्ट कार्ड के ऊपर डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए डाक टिकट यदि आप पोस्ट कार्ड के बैक साइड के ऊपर लगा देते हैं तो उस पोस्ट कार्ड को कैसे ट्रीट किया जाएगा? अनपेड पोस्ट कार्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। हालांकि अगर चैरिटी स्टैम्प्स यानी कि नॉन पोस्टल स्टैम्प्स किसी पोस्ट कार्ड के ऊपर लगाए जाएंगे तो वो बैक साइड के ऊपर लगाने हैं। फ्रंट साइड के ऊपर आपको पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करने के लिए डाक टिकट लगाने होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, पोस्ट कार्ड नॉट फॉलो दी प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस। यदि कोई पोस्ट कार्ड निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए नहीं पाया जाता है तो उसको पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये थे आज की वीडियो के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। एग्जाम में अगर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में से क्वेश्चन आएंगे, इन वीडियोस में कर रहे हैं जो हम क्वेश्चन, इन वीडियोस में जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनको बहुत अच्छे से आपने समझ के याद कर लेना है। अगर आपको पीए की, पोस्टमैन या एमटीएस की तैयारी के लिए बुक्स चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या थ्योरी वाली बुक्स चाहिए जिसमें डीपली हर चीज़ को कवर किया हुआ हो, या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए जैसे क्वेश्चन हम वीडियोस में कर रहे हैं उसी तरह की ये बुक है, क्लोज वाइज, टॉपिक वाइज आपको इस बुक में लगभग 5000 के करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेहतर बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी, तैयारी करने के लिए इससे बेहतर बुक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और साथ में आप क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, बुक्स भी मिल जाएंगी, क्लासेस में भी आप जुड़ सकते हैं। और कुछ हमने एक शुरुआत की है पौधे लगाने की, पर्यावरण को बचाने के लिए, तो इस जर्नी में ज़रूर आप भी हमारे साथ जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की। धन्यवाद।